तो हे गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि लास्ट पार्ट में नाना की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, तो मिली उसे हॉस्पिटल लेके आती है एंड वो उसके साथ डॉक्टर के पास जाने लगती है। पर नाना उसे बाहर ही वेट करने का बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मिली को कुछ भी पता चले। देन वो अकेले ही अंदर जाती है तो डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें तो अब्रॉड जाना चाहिए था। पर नाना उन्हें कहती है कि वो ना मैं थोड़े टाइम बाद जाऊंगी, बट अभी ना मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो डॉक्टर उसे एग्जामिन करने का बोलता है और हम साशा को देखते हैं जो कि और इसके साथ पार्टी में आता है जहां उसके कॉलेज फ्रेंड्स एंड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है। तो सभी वहां पे साशा एंड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में बातें करने लगते हैं कि तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते थे एंड तुम दोनों फिर से एक साथ क्यों नहीं हो जाते, वैसे भी तुम तो अभी भी सिंगल हो। तो साशा की एक्स गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि नहीं नहीं, हम दोनों ना फिर से एक साथ नहीं हो सकते। देन तभी और इस साशा के पास आती है एंड उसे कहती है कि डार्लिंग, ये लड़की कौन है? तुमने मुझे इसके बारे में तो बताया ही नहीं। तो और इसको देखकर साशा के सभी फ्रेंड्स उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि वाह कितनी खूबसूरत है, हाँ देखो इन्हें, ये दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं साथ में। और ऐसी उनकी तारीफें सुनने के बाद साशा की एक्स गर्लफ्रेंड तो पूरा जल भुन जाती है एंड वो और इसको पूछती है कि तुम कौन हो? हाँ। तो और इस उसे कहती है कि मैं ना साशा की गर्लफ्रेंड हूँ एंड वाई दो बे मेरा नाम ऑरिस है। एंड वो साशा को कहती है कि डार्लिंग, ये सब ना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, चलो हम कहीं और चलते हैं। और दोनों वहां से चले जाते हैं। तो दोनों को एक साथ देखकर साशा की एक्स गर्लफ्रेंड की तो शक्ल ही उतर जाती है। और वहीं हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि नाना का एग्जामिन करने के बाद उसे बताते हैं कि कैंसर अब आपकी पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करने लगा है एंड आपको जल्दी ही हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। पर नाना फिलहाल उन्हें कुछ मेडिसिन देने का बोलती है जिससे कि उसकी कंडीशन स्टेबल रहे। पर डॉक्टर उसे मना करते हैं लेकिन वो इंसिस्ट करती है। देन वो डॉक्टर भी ओके बोल देते हैं एंड वहां से बाहर चले जाते हैं। तो मिली बाहर ही नाना का वेट कर रही होती है। देन वो डॉक्टर से नाना की कंडीशन के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उनका कैंसर ना कुछ ज्यादा ही उनकी बॉडी को इन्फेक्ट करने लगा है एंड आपको उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। एंड वहां से चले जाते हैं। तो मिली तो नाना के कैंसर के बारे में सुन के पूरा शॉक्ड ही रह जाती है क्योंकि उसे तो ये बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि नाना को कैंसर है। एक्चुअली इस पर बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। देन वो अंदर जाके नाना को पूछती है कि डॉक्टर ने अभी तुमसे क्या बोला था? तो नाना उसे फिर से झूठी बोल देती है कि एक्चुअली उन्होंने तो बस मुझे अपनी मेडिसिन टाइम पे लेने का बोला था और कुछ भी नहीं। तो मिली उसे कहती है कि तुमने ये सब हमसे क्यों छुपाया? हाँ। तो नाना समझ जाती है कि मिली को उसके कैंसर के बारे में पता चल गया है एंड वो उसे क्वेश्चन करती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो मिली उसे कहती है कि मुझे अभी डॉक्टर ने बताया। देन वो नाना को समझाती है कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही सीरियस है, तो तुम यहीं हॉस्पिटल में रहकर ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाना चाहती? तो नाना उसे बताती है कि उसने अब्रॉड जाकर ही ट्रीटमेंट करवाने का डिसाइड किया है और अगर उसके कैंसर के बारे में उसके पेरेंट्स को पता चला तो उसे नहीं लगता कि वो ये सब बर्दाश्त भी कर पाएंगे, इसलिए उसने उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं बताया। बट उसके अब्रॉड जाने के बाद तो उन्हें वैसे भी पता चल ही जाना है। देन मिली उसे काफी ज्यादा कन्विंस करने का ट्राई करती है पर वो उसकी एक भी नहीं मानती। देन मिली उसे कहती है कि ठीक है, बट अगर तुम्हें वहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मुझे जरूर बता देना। तो नाना मिली को रोज रेस्टोरेंट में एक डिनर टेबल बुक करने का बोलती है क्योंकि उसका हैप्पी के साथ डिनर जो है। तो मिली उसे पूछती है कि क्या हैप्पी को पता है? तो नाना उसे मना कर देती है एंड उसे भी बताने से मना करती है कि जब मैं अब्रॉड से ठीक होकर वापस आ जाऊंगी ना तब मैं ही उसे बताऊंगी एंड तुम्हारे साथ फिर से हैप्पी के लिए कम्पीट करूंगी। तो मिली उसे इमोशनल एंड स्माइल करते हुए कहती है कि ओके, मैं फिर से तुम्हारे साथ कंपटीशन करने का वेट करूंगी। देन नाना उसे फिर से होटल ड्रॉप करने का बोलती है और नेक्स्ट हम इक्वा को देखते हैं जो कि क्विंग क्विंग के वर्क प्लेस पर उसके आने का वेट कर रहा होता है। एंड जैसे ही क्विंग क्विंग वहां पे आती है तो वो तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है, पर इक्वा उसे रोकते हुए कहता है कि मैं कब से तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ एंड तुम इतना लेट क्यों आई? पर क्विंग क्विंग उसे बिल्कुल भी भाव ही नहीं दे रही होती। तो इक्वा इधर उधर देखने के बाद जल्दी से क्विंग क्विंग को जबरदस्ती हक कर लेता है। तो क्विंग क्विंग उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ। देन वो कहता है कि ओके ओके एंड आई एम सॉरी और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर से तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा एंड इट्स ट्रू, और आपसे कोई भी बात होगी ना तो पक्का मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ओके प्लीज बिलीव मी। तो बेचारी क्विंग क्विंग आखिर कब तक उससे गुस्सा रह सकती थी एंड जब बंदा इतने प्यार से माफी मांग रहा हो तो उसे तो माफ करना ही पड़ेगा ना। एंड वो भी उसे माफ कर देती है एंड दोनों साथ में वहां से चले जाते हैं। देन अगले सीन में हम सासा और ऑरिस को देखते हैं जो कि अपने ही सेलिब्रेशन में बिजी होते हैं क्योंकि उन्होंने सासा की एक्स गर्लफ्रेंड की इतनी ज्यादा इंसल्ट जो की है। देन ऑरिस कहती है कि तुमने उसकी शक्ल देखी थी? हाँ। तो सासा कहता है कि हाँ हाँ वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, पर हमें उसके पीठ पीछे ऐसे उसकी बातें नहीं करनी चाहिए। तो ऑरिस उसे टोंट करते हुए क्वेश्चन करती है कि क्यों, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं? तो सासा कहता है कि अरे नहीं नहीं, एंड ये सब तो मैंने इसीलिए किया था कि मैं थोड़ा सा हैप्पी फील करूं क्योंकि उसने मुझे कॉलेज में डंप जो कर दिया था। तो ऑरिस उसे कहती कि एक्चुअली मैं ना तुम मेरे जैसी लड़की डिजर्व करते हो क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहते हो, राइट?
तो सासा कहता है कि नहीं, पर मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। देन ऑरिस उसे कहती है कि अब तुम ना मुझे झूठ मत बोलो, एंड मैं ना अभी अपनी लाइफ में ऐसे किसी भी बंदे को नहीं मिली हूँ जिसने मुझे ऊपर से नीचे तक स्टैंड नहीं किया हो, तो तुम्हें ना मुझे ऐसे कंफर्ट फील कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑरिस एक मॉडल है एंड मॉडलिंग की दुनिया में तो सभी मॉडल्स पर अपना एक प्राइस टैग लगा ही होता है। देन वो आगे कहती है कि मैंने भी अपने आप को ये समझा लिया है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पर मैं अपने ऊपर से ये प्राइस टैग कभी भी नहीं हटा पाऊंगी। तो सासा उसे खुद के लिए ऐसे बोलने से मना करता है। तो ऑरिस कहती है कि क्यों, जब मुझे अपनी केयर नहीं है तो तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा केयर क्यों है। हाँ, तो वो कहता है कि बिकॉज आई लाइक यू। तो ऑरिस उसे कहती है कि तुम्हें ना कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। तो सासा उसे सडनली किस कर लेता है, क्योंकि वो तो बहुत पहले से ही उसे पसंद करता था पर उसे कभी कन्फेस करने का मौका ही नहीं मिला। और ये सीन यहीं पे कट होता है। देन हम हैप्पी को देखते हैं जो कि मिली को मिलने के लिए उसके स्टूडियो आता है, पर मिली तो वहाँ पे होती ही नहीं है। देन वो उसे कॉल करता है, पर मिली उस टाइम पे नाना के साथ होती है, इसलिए वो उसका कॉल आंसर नहीं करती। तो हैप्पी वहाँ से चला जाता है। देन हम यान को देखते हैं जो कि पूरा गुस्से में होती है एंड उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे जिससे कि फंगा फिर से उसके पास वापस आ जाए। देन उसे सडनली आइडिया आता है एंड वो ड्रेसअप होने लगती है। और हम लोग देखते हैं कि नाना मिली के वहाँ से जाने के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है एंड वो हैप्पी को अपने बारे में सब कुछ बता रही होती है। और सीन हैप्पी पर शिफ्ट होता है जो कि मिली के घर उसके आने का वेट कर रहा होता है। एंड जैसे मिली वहाँ पे आती है तो हैप्पी उसे क्वेश्चंस करने लगता है कि तुमने मेरे कॉल्स आंसर क्यों नहीं किए, तुम अपने ऑफिस में भी नहीं थी, कहाँ गई थी। तो मिली उसे मार्केट जाने का बहाना बना देती है क्योंकि वो उसे सच तो बता नहीं सकती। तो हैप्पी उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा वरीड हो गया था तुम्हारे लिए एंड तुमने कॉल बैक क्यों नहीं किया। तो मिली उसे सॉरी बोलती है। देन हैप्पी उसे कहता है कि क्या हुआ, हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा सैड लग रही हो। तो मिली उसे कहती है कि नहीं कुछ नहीं, वो ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। देन हैप्पी उसे कल अपने साथ कहीं चलने का बोलता है, पर मिली मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि कल हैप्पी नाना के साथ डेट पे जाने वाला है एंड वो उसे अपने साथ लेके जाना चाहता है। तो हैप्पी उसे कहता है कि ओके कोई बात नहीं। देन मिली वहाँ से जाने लगती है तो हैप्पी उसे कहता है कि तुम फिर से कुछ भूल रही हो एंड वो अपना गाल आगे कर देता है। तो मिली उसे किस करती है एंड स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट हम यान को देखते हैं जो कि एकदम पटाखा टाइप ड्रेसअप होकर फंगा के घर आती है एंड फंगा के घर की चाबियां तो पहले ही उसके पास थी। देन वो सीधा डोर ओपन करके अंदर ही चली जाती है, पर बेचारी की बैड टाइमिंग के फंगा अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ अंदर ही होता है। तो वो लड़की फंगा से यान के बारे में पूछती है। देन वो कहता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है एंड उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। हाँ, तो यान उसे कहती है कि वो ना मैं तुम्हारा कुछ सामान वापस करने के लिए आई थी। तो फंगा उसे कहता है कि तुम मेरे घर में ऐसे कैसे अंदर आ सकती हो, हाँ अगर तुम्हारे पास मेरे घर की चाबियां हैं तो क्या कभी भी आ जाओगी। एंड वो उसे चाबियां एंड सामान यहीं पे छोड़ के जाने का बोल देता है। तो यान पूरा एकदम गुस्से में तो पहले ही होती है एंड वो गुस्से में ही उसका सामान एंड चाबियां उसके ऊपर फेंक फेंक के मारने लगती है एंड उसे कहती है कि लो ये रहा तुम्हारा सारा सामान एंड अब से ना मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी एंड वहाँ से चली जाती है। देन वो लड़की फंगा को कहती है कि अब ना ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है एंड आई कैन सी कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तो फंगा कहता है कि अब ना मैं उसे और ज़्यादा चेज नहीं करूँगा। देन वो लड़की कहती है कि ठीक है अब तुमने डिसाइड कर ही लिया तो बाद में ना तुम इस पर रिग्रेट मत करना। और वहीं बेचारी यान पूरे रास्ते बस रोए जा रही होती है क्योंकि बेचारी इतनी मेहनत से इतनी ज़्यादा ड्रेसअप हुई थी, इतनी ज़्यादा हाई हील पहनी थी, मेकअप शेकअप किया था, बट वो सारा कुछ तो वेस्ट हो गया। देन हम मिली को देखते हैं जो कि नाना को मिलने आती है एंड उसे बताती है कि उसने रेस्टोरेंट बुक कर दिया है। और नेक्स्ट हम फंगा को देखते हैं जिसे हैप्पी ने बात करने के लिए बुलाया होता है। देन वो फंगा को पूछता है कि क्या तुम सच में यान से ब्रेकअप करना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ। देन हैप्पी उसे कहता है कि मतलब तो तुम श्योर ही हो। तो फिर ठीक है, यान ने मुझे जो भी बोला है ना वो तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि अब तुमने तो उससे ब्रेकअप करने का डिसाइड कर लिया है ना। तो फंगा एकदम क्यूरियोसिटी से उसे पूछता है कि क्या हुआ, हाँ मुझे बताओ यान के बारे में क्या बात है। देन वो उसे कहता है कि एक्चुअली ना यान ने मुझे बोला है कि वो एक बंदे को ऑनलाइन मिली है एंड वो उससे शादी करना चाहती है। तो फंगा उसे हंसते हुए कहता है कि ओ नो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने ही उससे ब्रेकअप इसीलिए किया है क्योंकि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और वो ऐसे ही किसी से तो शादी करने से रही। तो इस पर हैप्पी उसे कहता है कि लेकिन उसे ना कोई तुमसे बेटर मिल गया तो उसने अपना माइंड चेंज कर लिया एंड तुम तो उसे इतने अच्छे से जानते हो कि तुम्हें तो पता ही है कि वो कुछ भी कर सकती है। बट अब तो वैसे भी इस सबसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि तुमने तो उससे ब्रेकअप करने का डिसाइड कर लिया एंड तुम अपना डिसीजन चेंज तो करने वाले हो नहीं, है ना। एंड वो फंगा को वहाँ से जाने का बोल देता है तो फंगा भी वहाँ से चला जाता है। एंड नेक्स्ट हम नाना को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है एंड वो घर आने के बाद अपनी मॉम को मिलती है और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। देन वो अपनी मॉम को सॉरी बोलती है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया ना एंड वो उन्हें बताती है कि मैं ना जल्दी एक ट्रिप पे जाने वाली हूँ। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम अभी तो आई थी हाँ एंड तुम इतनी जल्दी वापस जाने वाली हो।
पर तुम वापस कब तक आओगी? देन वो कहती है कि आई डोंट नो, बट मैं ना जल्दी वापस आ जाऊंगी एंड आई लव यू। एंड वो इमोशनल होते हुए उन्हें हक कर लेती है एंड वो उन्हें अपना और डैड का ख्याल रखने का बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। तो उसकी मॉम उसे जल्दी से वापस आने का बोलती है, तो नाना उन्हें फिर से हक कर लेती है एंड वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि नाना मिली के साथ रेस्टोरेंट आती है और मिली ने ना उसके लिए पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर रखा होता है। तो नाना मिली को सॉरी बोलने लगती है कि ये सब करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा ना, क्योंकि मैं और हैप्पी। बट तभी मिली उसे कहती है कि डोंट टॉक नॉनसेंस ओके एंड लिसन टू मी, कि मेरे लिए ये सब करना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था और तुम ना अपनी और हैप्पी की डेट पर फोकस करो ओके, एंड मैं ना कार में तुम्हारा वेट करती हूँ। देन तभी नाना की नोज में से ना फिर से ब्लीडिंग होने लगती है, तो मिली उसे टिश्यू देती है और नाना का फिर से मेकअप करने में उसकी हेल्प करने लगती है। देन तभी हैप्पी उसे कॉल करके बताता है कि वो बस पहुंच ही गया है। तो मिली जल्दी जल्दी के चक्कर में नाना का सारा सामान अपने पर्स में डाल के वहाँ से निकल लेती है, इससे पहले कि हैप्पी वहाँ पे आके उसे देखे। और थोड़ी देर में हैप्पी भी वहाँ पे आ जाता है एंड वो लेट होने के लिए नाना को सॉरी बोलता है एंड उसे कहता है कि जब तुम वापस आ जाओगी ना तब मैं तुम्हारा डेट पे वेट करूंगा ओके। देन नाना उसे कहती है कि तब तो तुम्हें ना इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। देन वो आगे कहती है कि तुम्हें इस जगह की स्पेशलिटी पता है कि जो भी यहाँ पे आता है ना वो एक कपल बन जाता है, बट मेरे जाने के बाद तुम मेरे बारे में एक सेकंड भी मत सोचना ओके, अदरवाइज इस जगह की जो स्पेशलिटी है ना वो वर्क करने लगेगी एंड तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तो हैप्पी उसे पूछता है कि आज तुम इतना ज़्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो, जैसे कि तुम फिर से कभी यहाँ पे वापस आओगी ही नहीं। तो नाना उसे कहती है कि हाँ, और वो लास्ट टाइम हैप्पी को अपने लिए पियानो प्ले करने का बोलती है, क्योंकि इसके बाद तो उसे ये मौका मिलने से रहा। देन हैप्पी भी मान जाता है एंड वो नाना के लिए पियानो प्ले करने लगता है और नाना भी उस सॉन्ग को सुन के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और वहीं हम मिली को देखते हैं जो कि कार में नाना का वेट कर रही होती है। देन जैसे ही म्यूजिक खत्म होता है तो नाना हैप्पी के गाल पे किस कर लेती है, तो हैप्पी उसे एकदम कंफ्यूज होकर देखने लगता है। तो नाना उसे इन सभी ब्यूटीफुल मेमोरीज के लिए थैंक्स बोलती है। देन हैप्पी भी उसे ट्रिप के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है और डेट खत्म होने के बाद दोनों वहाँ से कार के पास चले जाते हैं। तो मिली जल्दी से हैप्पी को देख के कार में छिप जाती है और वहीं नाना चलते टाइम थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है। देन हैप्पी उसे पूछता है कि क्या हुआ, हाँ तुम ठीक तो हो, एंड कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो और तुम अंदर भी बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही थी, टेल मी व्हाट हैपेंड। पर नाना उसे कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं है। तो हैप्पी उसे पूछता है कि तो फिर तुम रो क्यों रही हो, तो वो कहती है कि अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना इसीलिए, और मैं जल्दी अब्रॉड जाने वाली हूँ तो तुम्हें गुड बाय नहीं बोल पाऊंगी। तो हैप्पी उसे स्माइल करते हुए हक करता है एंड उसे कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब्रॉड आता रहूँगा तुमसे मिलने के लिए। तो इस पर नाना उसे कहती है कि अगर तुम वहाँ पे नहीं आना तो मैं यहाँ आकर तुम्हें मारूंगी। तो हैप्पी उसे कहता है कि नहीं नहीं मैं पक्का वहाँ पे आ जाऊँगा एंड मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस भी करूँगा। एंड वो कल उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने का बोलता है, पर नाना उसे मना कर देती है एंड वो उसे कहती है कि अगर तुम वहाँ आए ना तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी। तो हैप्पी उसे घर ड्रॉप करने का बोलता है, पर नाना उसे मना कर देती है एंड वो उसे जाने का बोलती है। तो हैप्पी वहाँ से जाने लगता है, पर नाना उसे रोकती है लेकिन वो उसे कुछ कह ही नहीं पाती। देन वो बस उसे सेफली ड्राइव करने का बोलती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। तो हैप्पी भी वहाँ से चला जाता है। देन नाना मिली के पास आती है, तो मिली उसे पूछती है कि क्या हैप्पी गया, तो वो कहती है कि हाँ। देन नाना मिली को ये सब करने के लिए थैंक यू बोलती है एंड उसे कहती है कि आई नो हैप्पी लव्स ओनली यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, कि तुम दोनों ना हमेशा साथ रहो और इस लाइफ में तुम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करना, पर नेक्स्ट लाइफ में क्या तुम उसे मुझे दे सकती हो। तो मिली भी पूरा इमोशनल हो जाती है एंड उसे कहती है कि हाँ नेक्स्ट लाइफ में हैप्पी इज़ ओनली योर्स। देन वो नाना को घर ड्रॉप करने का बोलती है, पर नाना उसे मना कर देती है एंड वहाँ से चली जाती है। तो मिली भी वापस अपने ऑफिस आ जाती है एंड वो नाना को कॉल करने के लिए पर्स में अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, पर उसे सडनली एक कैमरा मिल जाता है एंड उसे देखकर मिली को याद आता है कि एक्चुअली हैप्पी से बचने के चक्कर में वो नाना का सारा सामान अपने पर्स में ही डाल के ले आई थी एंड ये कैमरा भी उसी का ही है। तो मिली उस कैमरे में जो वीडियो फुटेज होती है उसे देखने लगती है, जिसमें नाना हैप्पी को बोल रही होती है कि हैप्पी जब तुम इस वीडियो को देखोगे ना तब तक मैं जा चुकी होंगी, मुझे कैंसर है। एंड मिली ये सारा कुछ देख के पूरा शॉक्ड हो जाती है और तभी वहाँ पे हैप्पी भी आ जाता है। तो मिली उसे जल्दी से एयरपोर्ट चलने का बोलती है एंड हम नाना को देखते हैं जो कि ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुँच चुकी होती है। और वहीं हैप्पी भी उस वीडियो को देखने लगता है जिसमें नाना उसे बोल रही होती है कि उसे कैंसर है एंड उसे कीमोथेरेपी से बहुत ज़्यादा डर लगता है और पता नहीं मेरे पेरेंट्स इसे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे एंड मैं नहीं चाहती कि तुम और मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे देखें, सो आई गिव अप एंड आई विल डाई अलोन इन नेचर। और तुम ना मेरे लिए सॉरी फील बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने अपनी एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी है। और ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। तब तक के लिए सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।